भगवान, बारिश शुरू हो गई और मैं भीग भी गई। तभी उसकी नजर बारिश में रेनकोट पहने जा रहे लोगों पर जाती है। काश कि मेरे पास भी रेनकोट होता तो मुझे यूं बारिश में भीगना नहीं पड़ता और ना ही सर्दी लगने का डर रहता। लेकिन हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ कि हम रेनकोट ले पाए। जैसे तैसे शिवानी छींकते हुए और भीगते हुए घर पहुंचती है। तभी उसकी भाभी अनीता उससे कहती है, अरे तुम बारिश में भीगते हुए क्यों आ गई? कुछ देर इंतजार कर लेती और बारिश रुकने पर निकलती। भाभी, अगर मुझे आने में देर हो जाती तो आपको हमारी चिंता सताती। आज वैसे भी लेट छुट्टी हुई है, ऊपर से हमारे पास कोई फोन भी नहीं था जो आपको फोन करके इन्फॉर्म कर पाती। अगर मेरे पास भी रेनकोट होता तो मैं भीगती भी नहीं। आप भैया को बोलो ना भाभी, मेरे लिए एक रेनकोट ले आएंगे। हे भगवान, तुझे सर्दी लग गई है। बहू जाकर इसके लिए चाय बना दे और तू जल्दी से जाकर कपड़े बदल ले। शिवानी कपड़े बदलने चली जाती है और अनीता उसके लिए चाय बनाने। ऐसे रात हो जाती है। शिवानी लगातार छींक रही थी और खांस रही थी। उसे बुखार भी चढ़ गया था। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। बारिश में भीगने के कारण शिवानी की तबीयत खराब हो गई। अब इतनी रात को इसके लिए दवाई कहाँ से लाएं? ऊपर से घर में पैसे भी नहीं है। पता नहीं भगवान, हम गरीबों को इतना दुख क्यों देते हैं। हाँ, लेकिन अब कैसे ना कैसे करके इसके लिए दवाई तो लानी होगी ना। माँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ इंतजाम हो जाए तो। तू रहने दे बेटा, बाहर बारिश लगातार हो रही है। अगर तू भीग गया तो और मुसीबत हो जाएगी। पहले के समय में जब डॉक्टर नहीं थे तब भी तो घरेलू नुस्खे अपनाए जाते थे। बहू, तू एक काम कर, इसे हल्दी का दूध गर्म करके दे दे। लेकिन माँ जी, इतना दूध तो है ही नहीं घर में। आधा कप दूध बचा है, उसी में ज्यादा हल्दी डालकर दे देती हूँ। हाँ बहू, यही ठीक रहेगा। अनीता जल्दी से जरा से दूध में हल्दी मिला देती है और अपनी ननद को दे देती है। उस वक्त तो उसे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन पूरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो अगले 3 दिन तक कॉलेज नहीं जाती। फिर जब कॉलेज जाती है तो अगले 3-4 दिन तक बारिश नहीं आती, जिससे वो आराम से कॉलेज आ जा सकती थी। लेकिन फिर एक रोज तेज बारिश हो जाती है और शिवानी फिर भीग जाती है और उसे फिर बुखार हो जाता है। भाभी, मैंने आपको उस दिन बोला था कि भैया से कहकर मेरे लिए रेनकोट मंगवा दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी ना। एक तो वैसे ही सर पर फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और ऊपर से मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रही। तो जानती है ना शिवानी, आजकल बरसात के कारण तेरे भाई को ठीक से काम ही नहीं मिल रहा, जिस वजह से घर में पैसे नहीं है। अब तो राशन के नाम पर सिर्फ 250 ग्राम दाल चावल ही बचे और अब कल के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यूं ही बारिश में बार बार नहीं भीग सकती। अब भैया को बोलो कैसे भी करके मेरे लिए रेनकोट लेकर आए। मेरे पल्लू में ये 5 रुपए बचे हैं। बहू, तू बाजार से जाकर इन 5 रुपए की अदरक ले आ और इसे काढ़ा बना कर दे दे। अगर ज्यादा बीमार पड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है माँ जी। अनीता सर पर बोरी रखकर जल्दी से बाजार जाती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे तू हमें। घर में राशन नहीं है, ननद बीमार पड़ी है, उसके फाइनल के एग्जाम है, उसके लिए रेनकोट लेना है, घर में राशन भरवाना है, कल को उसकी शादी करनी है तब भी पैसे चाहिए। कैसे लाएंगे हम इतने पैसे? भगवान, तू मुझे जल्दी से कोई नौकरी दिलवा दे ताकि मेरे घर की ये आर्थिक तंगी दूर हो जाए। अनीता लगातार खुद से बातें करते हुए चली जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी नजर एक औरत पर जाती है जो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और अपने छोटे से बच्चे को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में छुपा रही होती है। लेकिन उससे भी वो बच्चा लगातार भीग रहा था। ये देख अनीता उसके पास जाती है। बहन, तुम्हारा बच्चा बहुत रो रहा है और ऊपर से बारिश में भीग भी रहा है। तुम इस बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? तो क्या करूँ बहन, मुझ गरीब के पास सर ढकने की जगह भी नहीं। जैसे तैसे करके यहाँ इस पेड़ के नीचे खुद को और अपने बच्चे को बारिश से बचा रही हूँ। ये लो, ये सूखी बोरी, इससे तुम अपने बच्चे को ढक लो और अपने बेटे को पल्लू से बांध लो, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन रुको, तुम्हारा तो सारा पल्लू भीग चुका है, मैं अपना पल्लू फाड़ कर देती हूँ। तभी वो औरत एक जादुई परी में बदल जाती है। तुम बहुत अच्छी हो अनीता, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अरे तुम, ये कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ और इस बारिश में लोगों की परीक्षा लेने आई थी। इस बारिश में तुम्हारे खुद के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी तुमने एक गरीब की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई कपड़ा देना चाहती हूँ। लेकिन मैं इसका क्या करूँगी, ये मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारी नेक दिली का तोहफा है। जब तुम इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें इसका मोल समझ आएगा। वो कपड़ा देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उस कपड़े से खुद को ढककर अनीता अदरक लेकर घर आ जाती है, लेकिन उस कपड़े से वो बिल्कुल भी नहीं भीगती। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ इसका। वैसे जब मैं ये कपड़ा ओढ़कर आई थी तो बारिश में बिल्कुल नहीं भीगी थी, तो क्यों ना मैं इस कपड़े से शिवानी के लिए रेनकोट ही बना दूं। वैसे भी बेचारी कब से कह रही है रेनकोट के लिए, ऊपर से बारिश में भीगने के कारण वो बार बार बीमार भी हो जाती है। वैसे भी ये प्लास्टिक वाला कपड़ा है। काम खत्म करके अनीता अपनी सिलाई मशीन निकालती है
और उससे अपनी ननद के लिए रेनकोट बना देती है। अगले दिन जब शिवानी कॉलेज जाती है तो अनीता उसे वो रेनकोट देते हुए कहती है, ये ले शिवानी, ये रेनकोट पहन कर जा। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप तो कह रही थी कि आपके पास पैसे नहीं है। हाँ, ये कपड़ा तो मुझे किसी ने दिया था, इसलिए मैंने तेरे लिए इसका रेनकोट ही बना दिया। फिर शिवानी वो रेनकोट पहनकर कॉलेज की ओर निकल जाती है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं भीगती। रास्ते में जाते हुए उसकी कुछ लोगों पर नजर जाती है जो भुट्टा खा रहे होते हैं। यार, बारिश पड़ रही है और इसमें गर्मा गर्म भुट्टा खाने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। काश कि मुझे भी भुट्टा खाने को मिल जाता। इतना कहते ही शिवानी के हाथ में भुट्टा आ जाता है। हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये रोशनी तो इस रेनकोट से निकली जिसके बाद ये भुट्टा है। एक मिनट, काश साथ में पकौड़े भी होते। तभी उसके दूसरे हाथ में पकौड़े भी आ जाते हैं। ये देख शिवानी हैरान रह जाती है। ये भगवान, ये तो चमत्कार हो गया, जादुई रेनकोट। इसका मतलब ये जादू ही है। जल्दी से घर जाकर भाभी को ये सब बताती हूँ। शिवानी घर जाकर सबको ये बात बताती है। क्या जादुई? हाँ रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ए जादुई रेनकोट, काश कि हमारे सामने जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान आ जाए। तभी उनके सामने ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान हाजिर हो जाते हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। हम गरीबों के घर में राशन की बूंद तक नहीं थी और ये शाही पकवानों के ढेर लग गए। ये तो सचमुच जादू है। तभी उनकी छत से पानी टपकने लगता है तो शिवानी रेनकोट से कहती है, ए जादुई रेनकोट, काश हमारा घर जल्दी से नया बन जाए और ये पानी टपकना बंद हो जाए। उसके इतना कहती उनका पुराना घर जल्दी से नए पक्के घर में बदल जाता है। ये देख दोनों सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे सच में ये रेनकोट तो जादुई है। अब मुझे समझ आया कि उस औरत ने क्यों कहा था कि इस कपड़े की अहमियत तुम्हें वक्त आने पर पता लगेगी। ए जादुई रेनकोट, जल्दी से हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। तभी वहाँ पैसों का ढेर लग जाता है। ये देख वो सब बहुत खुश होते हैं। बहू, मैं कुछ समझी नहीं, ये सब कैसे और कौन सी औरत की तू बात कर रही है? शिवानी उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। सचमुच हमारी बहू बहुत ही अच्छी है। आज उसी के अच्छे कर्मों के कारण हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। अब उन सबको किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उन्हें जो भी चाहिए होता वो उस रेनकोट से मांग लेते और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। अरे माला, जल्दी करना, देर हो रही है। बस भाभी आ गई, मैं जरा चप्पल पहन लूं। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे भैया गुस्सा करेंगे। आ गई भाभी। भाभी, आज साइकिल पर पीछे मैं बैठूंगी। अच्छा दादी, और मैं कहाँ बैठूंगी? आप आगे बैठ जाओ ना, जैसे मैं बैठती हूँ। हट पगली, साइकिल पर आगे छोटे बच्चे बैठते हैं, बड़े नहीं। ये कहानी है माला और सरिता की। माला और किशन भाई बहन थे। कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई। तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली। माला को माँ और भाभी का प्यार मिले, इसलिए किशन ने सरिता से शादी कर ली। सरिता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया। वो माला पर जान छिड़कती थी। उस दिन किशन, माला और सरिता गांव में ही एक शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी, ये दुल्हन ने क्या पहना हुआ है? ये लहंगा है। अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला। नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लहंगा भाभी? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी ना तो आप मुझे ये लेकर दोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मेरी लाडो दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगेगी। कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसगुल्ला लेकर आती हूँ। अच्छा, चंट कहीं की। माला और सरिता जिस शादी में गए थे वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा सिलवाया था। पर ये बात छोटी माला को कहाँ समझ आती, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। घर लौटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता बस यही हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? इन्हें सांप ने काटा है, जहर काफी फैल गया है। हमें इन्हें बचाने के लिए शहर से कुछ इंजेक्शंस मंगाने पड़ेंगे। आप एक काम करिए, 15,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करा दीजिए।
किशन जब खेतों में काम कर रहा था तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उसके साथ ही उसे अस्पताल तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई। सरिता के पास पैसे थे मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज्यादा जरूरी था। सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिए। इस तरह किशन की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत कमजोर हो गया। फिर डॉक्टर ने सरिता से कहा, देखिए इनकी जान तो बच गई है, लेकिन 3-4 महीने इनसे कोई भारी काम मत करवाना, ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी सेवा करो और खूब खिलाई पिलाई भी करनी होगी। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते हुए माला को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी, जिसके बाहर बड़े सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। सरिता जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है। तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, पर राम कसम बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लगी। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। फिर ठीक 1 महीने बाद, हाँ भाई सरिता, कुछ सीखा तुमने? आज 1 महीना हो गया तुम्हें। जी सेठ जी, देखिए ये मैंने सिला है। सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, सरिता ये तो बहुत बढ़िया है, मगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा कम होना चाहिए था। उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारी मेहनत भी कम लगती और हम इसे थोड़ा सस्ता भी बेच सकते थे, और दूसरी बात की डिजाइन भी खिल कर आता। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करती रहो, और ये लो तुम्हारी पहली पगार। इतना कहकर सेठ ने सरिता के हाथों में 10,000 रुपए रख दिए। सरिता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया। इधर किशन भी अब ठीक हो चुका था और अपने काम पर भी जाने लगा। इस बीच माला की शादी तय हो गई, लेकिन माला जानती थी कि उसके भाई भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्च चला रहे थे। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की समझदारी ने दबा दिया। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त भी था और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हो ना? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाभी से कुछ छुपा पाए। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी गुड़िया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। माला ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। माला कुछ न कह सकी, वो बस सरिता की तरफ देखकर रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको, इसके लिए तुम्हारी भाभी ने मेरी दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन रात सिलाई का काम सीखा, और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है। मुझे नहीं पता कि इस गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ही होगी। भाभी,